हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने गैस लॉज में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम के-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गे-लुसैक्स लॉ। हमने ये देखा था कि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा, चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा। अब यहाँ पे हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो गे-लुसैक्स ने ये स्टेट करा कि अगर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। अब यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट को रखेंगे। इस कांस्टेंट को हम के डबल डैश से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/T का रेशियो एक कांस्टेंट है। अब जैसे हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में भी ग्राफ्स को प्लॉट किया था, यहाँ पे भी हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ और चार्ल्स लॉ का ग्राफ काफी सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे भी ये y = mx के इक्वेशन के सेम है। तो इसका ग्राफ भी प्रेशर और टेम्परेचर में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा इसको हम आइसोकोर बोलेंगे और इस तरह के प्रोसेसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम अलग अलग वॉल्यूम पे ग्राफ को प्लॉट करने जाए, जैसे कि V3 is greater than V2 is greater than V1, तो इन तीनों वॉल्यूम पे जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से 3 ग्राफ मिलेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वॉल्यूम को हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक्स लॉ में काफी सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ ये स्टेट करता है कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इन कंडीशंस पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases contains equal number of molecules। कहने का मतलब कि वॉल्यूम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से। जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशंस पे ही होगा। इसको भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट रखेंगे जो कि के ट्रिपल डैश है। इस इक्वेशन को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ भी सिमिलर y = mx जैसा है। तो इस लॉ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम 2 कंटेनर लेते हैं, लेफ्ट वाले में हाइड्रोजन है और राइट वाले में ऑक्सीजन है। ये दोनों ही कंटेनर सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे है। तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लीटर ऑक्सीजन की गैस में होंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस के है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के भी है। तो चलिए अब एवोगैड्रोस लॉ के रिलेटेड हम कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं। एवोगैड्रोस लॉ हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे ही होता है। तो अगर हम एसटीपी कंडीशंस ले, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, और आप सबको एसटीपी क्या होता है ये हमेशा पता होना चाहिए। एसटीपी होता है कि जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो। तो अगर एसटीपी पे मैं 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम निकालना चाहूं जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं,
तो हमें ये आएगा कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो एवोगैड्रोस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास में लिख दिया, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो एवोगैड्रोस लॉ को मैं V इक्वल टू K इंटू गिवन मास बाय मोलर मास भी लिख सकता हूं, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ का इक्वेशन है V इज इक्वल टू KN और N की जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोलर मास इज इक्वल टू K इंटू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे हमें मास अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है। अब आप सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोलर मास इज इक्वल टू K इंटू T। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी गैस की डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोलर मास से। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं।